हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सभी को फिर से सॉरी बोलना चाहूंगा भाई, क्लास में थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा सा रेगुलर क्लास नहीं आ पा रही है एंड क्लास थोड़ा सा बीच में रुक सी गई है। एंड आज अभी हम लोगों का सभी चीज का स्टूडियो सेटअप हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है, इनॉग्रेशन हो चुका है आप सभी के सहयोग से, आप सभी के प्यार से। तो प्लीज आप लोग अब परेशान मत होइए, आप लोगों की क्लास अब रेगुलर आने वाली है एंड फैकल्टी भी हायर कर ली गई है। तो आप सभी के लिए जल्दी से जल्दी सारी क्लास आने वाली है, ठीक है दोस्तों। एंड प्लीज परेशान मत होइए, सिलेबस कंप्लीट करा के जाएंगे। जब तक आपके साथ है तब तक आरआरबी जेई जब तक एग्जाम होगा तब तक हम लोग हमारी पूरी टीम, स्पीड अप टीम आपके साथ है, ठीक है। तो प्लीज भी आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। एंड आपका सीबीटी 1 का टेस्ट होने वाला है, नो डाउट, ठीक है। तो उसका टेस्ट हम लोग करेंगे जब भी होगा एंड देखेंगे उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो ज्यादा टाइम लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा लास्ट क्लास हम लोगों ने बात की थी कि एक टॉपिक बच रहा है आपका थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोग लाइट या इलेक्ट्रिसिटी में से एक टॉपिक चुनेंगे, फिर उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड होप तो आपका इस फरवरी में आपकी फिजिक्स मोस्टली प्रॉब्ली खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ही परेशान मत होइए। देखो दोस्तों, अगर पढ़ाने का खत्म करने की बात आ जाए तो लाइट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब टॉपिक ऐसे है ना दोस्तों कि ये सब 2-2 घंटे में आपके फिनिश हो जाएंगे। बट मैं उनको फिनिश नहीं करना चाहता, मैं उनको ऐसा टच देना चाहता हूं कि आपका जो भी एग्जाम, आप लोग अदर एग्जाम की भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स आपसे वहां से कभी छूटे ही नहीं, आपसे जनरल साइंस का क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जितना भी पढ़े कम पढ़े, लेकिन डिटेल में पढ़े, आराम से पढ़े, बिल्कुल सुकून के साथ पढ़े कि कोई भी क्वेश्चन वहां से छूटने ना पाए आपका, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। तो जैसा आपको पता है, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक लाइक तो बनता है प्लीज दोस्तों, एक थंबनेल बनता है, ओके। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है डेली एमसीक्यू सीरीज होती है हम लोगों की, ओके। डेली एमसीक्यू सीरीज होती है। तो डेली एमसीक्यूज में आज का आपका पहला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर सवाल है आपका, आइडियल गैस थर्मोमीटर, क्वेश्चन है आइडियल गैस thermometer is always measured in। आइडियल गैस थर्मोमीटर होता है वो ऑलवेज किसमें मेजर किया जाता है? पहला ठीक है। तो आपका आइडियल गैस थर्मोमीटर इज ऑलवेज मेजर्ड इन, पहला आपका ऑप्शन है केल्विन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है आपका फॉरेनहाइट, चलो कोई नहीं, फॉरेनहाइट एंड चौथा है आपका हाइट ऑफ मरकरी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि इसका सही जवाब क्या है। आइडियल गैस थर्मोमीटर इज ऑलवेज मेजर्ड इन केल्विन, सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट और हाइट ऑफ मरकरी। जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, या आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो मैं इसका बताता हूं, इसका सही जवाब है दोस्तों केल्विन। क्या जवाब है दोस्तों? केल्विन। जो भी आपका आइडियल गैस थर्मोमीटर होता है वो ऑलवेज जो उसका टेम्परेचर या तापमान आपका मापा जाता है वो हमेशा केल्विन में मापा जाता है, ना ही सेंटीग्रेड में, ना ही फॉरेनहाइट में, ठीक है। इस चीज का हमेशा आप लोग ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे की, ठीक है। एक दो पॉइंट है, पहले तो वो पढ़ लेते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है, थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे पहले हीट और जब थर्मोडायनेमिक्स में आपको डिफरेंस बताया था, हीट ट्रांसफर हम लोगों ने देखा था कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के फॉर्म में, लेकिन हमने थर्मोडायनेमिक्स को छोड़ दिया था। हमने कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, ओके। तो देख लेते हैं हम लोग कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स पहले देख लेते हैं हम लोग होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, ठीक है। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या है आपका? इट इज स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर, इट इज स्टडी ऑफ हीट एनर्जी, बेसिकली तो हीट एनर्जी
इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट ट्रांसफर होता है, बट इसमें क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें मेजर करनी होती है। बाकी बीच में सिस्टम में क्या चल रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पता करना होता है बस। ठीक है, हमने बीच में नहीं जानना है बीच में क्या हो रहा है, कितनी दी और कितनी ली, बस इससे हमें मतलब है। ठीक है, यानी कि इसमें हमें पढ़ना है कि स्टडी ऑफ हीट एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और वाइस वर्सा। क्या बोला मैंने, इट इज स्टडी ऑफ हीट एनर्जी टू स्टडी ऑफ हीट एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और वाइस वर्सा। ठीक है, दूसरी चीज थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, हम लोग जो भी आपकी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होती हैं उनकी हम लोग स्टडी करते हैं। क्या बोला मैंने कि वी स्टडी मैक्रोस्कोपिक, यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक होती है छोटी छोटी क्वांटिटियां, उनको हम लोग स्टडी नहीं करते, हम लोग मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी की स्टडी करते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रैपी, एक्सेट्रा। ओके, इतनी बात समझ में आई। क्या बोला मैंने कि in this we study macroscopic quantities like, क्या बताया मैंने आपको, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होती है, इनको आप बड़े लेवल पे आप लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, देख तो नहीं सकते बट फील कर सकते हैं बड़े लेवल पे। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड एक्सेट्रा, दीज आर द बेसिकली मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज व्हिच वी विल स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों। किस पे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा कि इसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ भी देखेंगे एंड थोड़ा सेकंड लॉ भी देखेंगे कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ होता क्या बताया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। एंड एक काम की बात देखो कि जब जीरोथ लॉ आया था ना, जीरोथ लॉ जिस टाइम पे आया था, जीरोथ लॉ दिया था आपका आरएच फॉलोअर ने। किसने दिया था, आरएच फॉलोअर ने। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये दिया था 1931 में। एंड जब ये लॉ आया था ना, इस लॉ के आने से पहले ऑलरेडी आपके थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, जीरोथ लॉ उस लॉ के बाद आया है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बाद आया आपका जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या कहता है, देखो बेसिकली क्या है ना, जीरोथ लॉ करना होता है ना तो हमको पता नहीं पड़ पाता कि तापमान क्या है और तापमान को हमें मेजर करना है। हाउ विल डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स, वन इज हॉट एंड वन इज कोल्ड। लाइक if I will put a hot coffee and a cold coffee in front of you, but without measuring, you cannot say both are at same temperature or both are at different temperature. Okay, before judging that this coffee is hot, this coffee is cold, you should know about the temperature of that body. So that is the main point which differentiate between हॉट कॉफी एंड कोल्ड कॉफी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे कि अगर आपके सामने एक गर्म कॉफी, एक ठंडी कॉफी को रख दिया जाए तो आप देख के नहीं बता सकते कि कौन सी कॉफी गर्म है, कौन सी कॉफी हॉट है। टेम्परेचर यानी कि तापमान इज द ओनली टूल, तापमान ही एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि ये कॉफी गर्म है, ये कॉफी ठंडी है। तो जीरोथ लॉ ने क्या किया था,
जीरो लर्न है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में आप सभी को बताया था। क्या बताया था कि अगर कोई बॉडी, अगर उन्होंने 3 बॉडी लिया, ठीक है, कि उन्होंने बताया कि अगर पहली बॉडी दूसरी बॉडी के साथ, पहली बॉडी दूसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, पहली बॉडी दूसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और दूसरी बॉडी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो पहली और दूसरी बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। इतनी बात समझ में आ रही है। एक और चीज बताना चाहता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या। देखो दोस्तों, अगर जीरो लाना होता ना तो आज आपका जो आप टेम्परेचर अपना बॉडी का मेजर करते हो ना, कि आपको फीवर कितना हो रहा है, वो आप कभी मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जैसे आपकी हॉट बॉडी है, ठीक है, और आपका जो थर्मोमीटर होता है इसमें पारा भरा हुआ होता है, जब आप उसको अपनी जीभ के नीचे रखते हो तो क्या होता है, डॉक्टर बोलता है आपसे कि आप 1 मिनट तक या 30 सेकंड तक इसको होल्ड कर रहे हो। उस टाइम पीरियड में क्या होता है, वो दोनों बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आती हैं, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आती हैं और आपकी बॉडी का टेम्परेचर उसमें मेजर हो जाता है। यानी जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है वही उस थर्मोमीटर का टेम्परेचर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बॉडी अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो आफ्टर सम टाइम दे विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है। जीरोथ लॉ क्या कहता था आपसे, जीरोथ लॉ कहता था कि अगर कोई बॉडी ए, ठीक है, कोई बॉडी ए एक बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और कोई बॉडी बी सी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी बॉडी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। ए और सी बॉडी, ए और बी बॉडी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। दैट इज द मेन पॉइंट एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट व्हाट थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि किन्हीं दो बॉडी का जब तापमान बराबर हो जाता है, वो दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, तब आप बता सकते हो कि उसका टेम्परेचर कितना है। एंड टेम्परेचर इज द ओनली टूल टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू बॉडीज। बात समझ में आई। चलिए इस चीज को थोड़ा सा लिख लेते हैं, बस फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जीरोथ लॉ क्या कहता है आपका, थोड़ा सा पढ़ना है, बस थोड़ा सा लिखना है। क्या बोला मैंने, बस उसी को आप लोग लिखना है, ठीक है। देखिए, इफ a body A is in thermal equilibrium with body C and body B is also in thermal equilibrium with body C, then body A and B will also be in thermal equilibrium, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, जीरोथ लॉ आपका क्या बताएगा, जीरोथ लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड its measurement ठीक है। MEASURE है दोस्तों, मेजरमेंट की स्पेलिंग, सॉरी, मेजरमेंट, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग इसको, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है इसमें, जैसे 2-3 थर्मोमीटर है ना, वो आप लोग देख लीजिए कि वो लोग किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ना है उसमें, बस थोड़ा सा देखना है वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, क्या पता है दोस्तों, रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, ये काम करता है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज पे। किस पे काम करता है दोस्तों? व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लिख लो यहां, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या बताना चाह रहा हूं मैं। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है आपका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, एक और आप लोग याद रख लीजिए, थर्मोकपल। थर्मोकपल, ठीक है, ये काम करता है आपका सीबैक इफेक्ट पे। किस पे दोस्तों? सीबैक इफेक्ट पे काम करता है आपका थर्मोकपल। वर्क्स ऑन सीबैक इफेक्ट। ओके, लिखिए आप लोग इतना। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की, दैट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी। देखो इंटरनल एनर्जी होता क्या है? इट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज एनर्जी possessed by a molecular motion and molecular configuration, है ना। जैसे क्या हुआ, आपका कोई भी आपकी बॉडी है या आपका कोई भी आपका मैटर है, ठीक, कोई पार्टिकल है, तो उसके अंदर छोटे छोटे आपके एटम्स होंगे। ठीक है, तो जब वो एटम्स आपके मोशन करेंगे और जब उनकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, उसकी वजह से उनमें जो एनर्जी या मोशन के द्वारा और जो कॉन्फ़िगरेशन में जो एनर्जी होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। इतनी बात समझ में आ रही है? वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, इतनी सी बात है आपकी, ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है इस पे। क्या है बोला मैंने? इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज टोटल एनर्जी possessed, P-O-S-S-E-S-S-E, possessed is total energy possessed by molecular motion, एक तो ये molecular motion and molecular configuration, ठीक है। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? U इक्वल टू यूके प्लस यूपी। अब यहां पे दो चीजें आती हैं, एक आती है बात आइडियल गैस के लिए और एक आती है बात रियल गैस के लिए। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में हम लोग निपटाएंगे। देखिए क्या होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं, आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए। ठीक है, आइडियल केस में क्या होता है, जो भी आपका इंटरनल जो मॉलिक्यूल के बीच इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, इसमें जीरो होता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, जब वो अपनी डिस्टेंस, उनके बीच में डिस्टेंस हो रही होगी, यानी कि जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसमें कोई वर्क डन ही नहीं होगा। जब वर्क डन नहीं होगा तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी पजेस्ट कर रहा होगा जो मॉलिक्यूल, वो तो जीरो हो जाएगी। तो जो भी एनर्जी होगी उसके अंदर वो किसकी वजह से होगी? काइनेटिक एनर्जी के द्वारा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? दैट इज द रैंडम एनर्जी या रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल। दैट्स मीन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी? जो भी टेम्परेचर है उसका, यानी जो भी उसका टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर भी क्या होता है आपका? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने बोला है कि आइडियल गैस केस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होता है, तो जो भी पार्टिकल अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहा होगा, उनके बीच में जो भी डिस्टेंस चेंज हुई होगी, तो वहां पे वर्क डन क्या हो रहा होगा? जीरो, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा और यूपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, एंड यू इक्वल टू यू पे हो जाएगा इन केस ऑफ आइडियल गैस। और रियल गैस की बात करें तो क्या हो जाएगा? यू इक्वल टू यूके प्लस यूपी। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ना है आपको आज, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हुए जाएंगे। चलिए अगला टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा क्या आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोग देखिए इंटेंसिव का मतलब हो गया कि जो भी प्रॉपर्टी आपकी मास पे इंडिपेंडेंट है, मास पे इंडिपेंडेंट है, वो कहलाएगी इंटेंसिव, और जो डिपेंडेंट है वो क्या कहलाएगी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, याद रखना हमेशा, यहां पे वर्ड आ रहा है इन, क्या वर्ड आ रहा है इन, तो यहां क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम। यहां पे क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट, यही हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा डिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम, यहां क्या हो जाएगा डिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, यहां तक बताइए किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या आता है आपका, एग्जाम्पल के तौर पे आपका आता है, एग्जाम्पल के तौर पे आया इसमें प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड डेंसिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इस तरफ क्या आपका वॉल्यूम, एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब क्या है जो द्रव्यमान होता है किसी भी सिस्टम का, उस पे डिपेंड करेंगी ये प्रॉपर्टियां। ठीक है, ईटीसी। इतनी बात समझ में आ रही है कि ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टियां आपकी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, और ये आपकी जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं डलवा दे रहा हूं वही जानबूझ के। ठीक है, क्या सवाल है देखिए, आपने लिखा है कि डेंसिटी, क्या बोला मैंने डेंसिटी मास की इंडिपेंडेंट है। कहोगे सर कैसे, हमें तुमने तो आज तक पढ़ा है डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है। अभी यहां पे डेंसिटी सीधी मास पे डिपेंडेंट हो रही है, बट आप तो कह रहे हो कि डेंसिटी आपके प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। बात समझ में आ रही है। चलिए सपोज कीजिए, हमको अब आपको एग्जांपल के तौर से समझाते हैं। सपोज आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर आपके कई सारे कोई मॉलिक्यूल्स हैं गैस के भरे हुए हैं। ठीक है, इनका कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ तापमान होगा एंड कुछ इसकी डेंसिटी होगी। इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब क्या किया मैंने, इस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या किया मैंने, इस सिस्टम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे। ठीक, यानी कि कुछ गैस इसमें यहां आ गई और ये कुछ गैस इसमें यहां आ गई। ठीक, ये बताइए प्रेशर का चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि प्रेशर बराबर वही होगा, यानी कि P1 इक्वल टू P2 होगा। तापमान बराबर होगा? जी हाँ बिल्कुल, तापमान बराबर होगा, T1 इक्वल टू T2। अब वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा आधा, यानी ये क्या हो जाएगा V/2, ये क्या हो जाएगा V/2। ठीक, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आधा। मास क्या हो जाएगा, मास भी तो आधा हो जाएगा दोस्तों, मास भी तो यहां हो जाएगा, यहां m/2 हो जाएगा, यहां भी m/2 हो जाएगा। डेंसिटी भी आधी हो जाएगी, लीजिए डेंसिटी आधी तो नहीं होगी, डेंसिटी तो डेंसिटी ही रहेगी बेटा, डेंसिटी जो उसकी सेम रहेगी। देख लो कैसे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। मास अगर आधा हुआ तो बेटा वॉल्यूम भी तो आधा हुआ है, 2 से 2 कट जाएगा तो मास अपॉन वॉल्यूम रो तो रो ही रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के कि डेंसिटी क्यों आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है।
यही कारण है इसका, जब भी द्रव्यमान अगर आधा होता है तो वॉल्यूम भी आधा हो रहा है। डेंसिटी कहती क्या है, घनत्व क्या कहता है आपका, कि जो भी आपके द्रव्यमान के कण हैं, यानी कि किसी भी पार्टिकल के कण है, कोई भी पार्टिकल है, वो उसमें किस अरेंजमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने अरेंजमेंट में, यानी कितने तापमान में, कितने आयतन में वो भरा हुआ है, किस ढंग से व्यवस्थित है, वो बताता है आपका डेंसिटी के बारे में, घनत्व बताता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़े। इंटेंसिव एक्सटेंसिव का खेल हो गया। ठीक है, यहां से जरूर पूछ लेता है कि इनमें से कौन इंटेंसिव है कौन एक्सटेंसिव है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग आगे लिखिए पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। क्या बताया मैंने, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। हेडिंग लिखिए पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। बहुत छोटा छोटा पढ़ा रहा हूं, जल्दी से खत्म हो जाएगा। पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, पॉइंट फंक्शन में लिखिए वह प्रॉपर्टी विच कैन इजिली डिफाइन बाय देयर प्रेजेंट सिचुएशन, which can be easily defined by their present situation is called as point function। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे अगर अभी आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे कोई मैच चल रहा है आपका भारत पाकिस्तान का या भारत न्यूजीलैंड का भी सीरीज खत्म हुई है, तो उसमें पूछ लिया जाए आपका कि मैच कौन जीतेगा, तो अगर आपको स्कोर बोर्ड जब तक नहीं पता है, यानी कि आपको पहले की हिस्ट्री नहीं पता है कि न्यूजीलैंड ने कितने बनाए या भारत ने कितने बनाए हैं, एंड अभी स्कोर कितना है, अभी विकेट कितने गिरे हुए हैं, अभी कितने रन बने हुए हैं, कितने रन और चाहिए, यानी कि वह प्रॉपर्टियां जिनको डिफाइन करने के लिए आपको पास्ट और प्रेजेंट की जानकारी चाहिए, यानी कि भूतकाल और वर्तमान काल की आपकी जानकारी चाहिए, जिनको डिफाइन करने के लिए उनको बोलते हैं पाथ फंक्शन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई साहब स्कोर क्या हुआ है, आप लोग बता दोगे तुरंत, इंडिया 141 पे 2, 152 जो भी हुआ, यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए आपको ना ही पास्ट की जरूरत पड़ी, ना ही किसी भी अन्य चीज की जरूरत पड़ी, यानी कि उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देख के आप बता सकते हो कि वह क्या है। बात समझ में आई। यानी ऐसी प्रॉपर्टियां जिनको व्यक्त करने के लिए उनकी वर्तमान अवस्था ही काफी होती है, उनकी भूतकाल की अवस्था या भूतकाल के बारे में जानकारी आपको नहीं चाहिए, वो प्रॉपर्टी आपकी पॉइंट कहलाती है, जिनके लिए आपको उसकी प्रेजेंट एंड पास्ट हिस्ट्री पता करनी जरूरी है, वो आपकी पाथ फंक्शन कहलाती है। ठीक है, चलिए द प्रॉपर्टी विच कैन इजीली डिफाइंड बाय, देखिए इसमें द प्रॉपर्टीज which can easily defined by their present situation is called point function। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल पूछा जाता है वही बता रहा हूं मैं, टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, आगे इसमें आते हैं, इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, द प्रॉपर्टीज which needs their past and present history to define them is called as, क्या बोलते हैं इनको, पाथ फंक्शन। क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन। ठीक है, ओके, इसका एग्जांपल है आपका हीट एंड वर्क।
ठीक है, इंडिपेंडेंट कर लेना, यही सवाल है आपके ऑप्शन में आएगा। इनमें से कौन सा पॉइंट फंक्शन है, इनमें से कौन सा पाथ फंक्शन है, तो मैंने सीधे सीधे एग्जांपल लिख दिया आप लोगों के जो पूछे जाते हैं। ठीक है, लिखिए आप लोग, आगे बात करते हैं हम लोग। लिख लिया आप लोगों ने, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं हम लोग स्टेट ऑफ सिस्टम की। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम की, स्टेट ऑफ सिस्टम की। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम में मैं सीधा बताना चाहता हूं, स्टेट ऑफ सिस्टम में आपका गिब्स फेज रूल है। क्या है? गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल कहता है कि आपकी जो भी किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कितनी जरूरत होगी। यानी कि अगर हमें किसी भी सिस्टम को डिफाइन करना है तो हम कितनी प्रॉपर्टी को बताएं तब हम उस सिस्टम को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आई कि अगर हमें अपने बारे में जानकारी देनी है, यानी सपोज आई एम द सिस्टम, तो अगर मुझे अपने बारे में बताना है, देन आई हैव टू टेल अबाउट माय फादर्स नेम, अबाउट माय नेम, अबाउट माय मदर्स नेम, अबाउट माय प्लेस, देन यू विल इजीली नो अबाउट माय ऑल इंफॉर्मेशन दैट हु इज योर आंसर, राइट। बट हाँ नहीं, बट क्यों कि अगर किसी भी सिस्टम को बताने के लिए कि कितनी उसकी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी तो उसकी क्या कहलाएगी? इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, या कह सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंतर्गत भी आता है कि किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, वो बताया जाता है गिब्स फेज रूल में। ठीक है, यहां पे क्या है, क्यों बता रहा हूं इस चीज को, यहां पे क्या है, एयर आपकी दो होती है। एक हम लोग जो थर्मोडायनामिक्स में एयर पढ़ते हैं उसके लिए कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, एक हम लोग जब आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ते हैं वहां पे भी एयर होती है, लेकिन वहां पे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि वहां पे उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए आपको 3 प्रॉपर्टी की जरूरत होगी डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो उतना हमें नहीं पढ़ना, सिंपल हमें देखना है कि किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कितनी प्रॉपर्टीज चाहिए, वो क्या कहलाएगी? आपकी स्टेट ऑफ सिस्टम। लिख लीजिए इस चीज को, दैट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज required to define a system। ठीक है, डिफाइन ए सिस्टम, इसका फॉर्मूला होता है आपका P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस 2। P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस 2। P क्या है आपकी? नंबर ऑफ फेज, यानी कोई चीज किस फेज में है, सॉलिड लिक्विड गैस। फिर है आपका F क्या है? यही F है आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज लिखो। C क्या है आपका? नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, मैं सब कुछ डिक्टेट करते हुए चल रहा हूं आप लोगों को। तो मैंने जो एग्जांपल बताया वो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले आपका थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में जो आपकी एयर होती है, एयर का फेज कौन सा है? गैसियस फेज, यानी कि फेज कितना होगा आपका? P इक्वल टू 1। कंपोनेंट कितने होंगे आपके? 1। वैल्यू रख दो, F की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 प्लस F इक्वल टू 1 प्लस 2, यानी कि F इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 2 प्लस 3, 3 में बन गई 2, यानी कि मिनिमम 2 प्रॉपर्टी चाहिए आपको इस एयर की फेज को बताने के लिए। ठीक है, बात करते हैं हम लोग आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। ठीक है, जो आपकी घरों में लगी होती है, रेफ्रिजरेशन फ्रिज वगैरह होता है ना, ठीक है, उसमें जो एयर होती है वो सिर्फ और सिर्फ एयर नहीं होती है, वहां पे ड्राई एयर होती है एंड वाटर वेपर भी होते हैं। क्या होते हैं? वाटर वेपर भी। ठीक है, फेज कौन सी हो गई आपकी? एयर।
कंपोनेंट कितने हो गए? 2। तो आपकी f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस f इक्वल टू 2 प्लस 2, यानी कि f इक्वल टू आपका रहेगा 3। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाता है कि एयर जब थर्मल होती है तो कितनी प्रॉपर्टी चाहिए आपको? 2। और आरएसी में एयर है तो उसको कितनी चाहिए? 3 प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे की बात करते हैं हम लोग, आगे की बात करते हैं। आगे आपका है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यानी कि कई सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं हमारी थर्मोडायनेमिक्स में। वो क्या क्या है वो देखते हैं हम लोग। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस या थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, इतना ही लिखो, प्रोसेसेस। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं। पहला आपका क्या है? कई सारे प्रोसेस हैं हम लोग, पहले हम लोग उनके नाम लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होते हैं। पहला आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एक एक को बताएंगे बाद में, पहले आप लोग लिख लो। दूसरा लिखो एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, दोस्तों मुझे एक की हिंदी नहीं पता, सॉरी उसके लिए आप लोगों के लिए, ठीक है, इंग्लिश में बताना पड़ रहा है मुझे। तीसरा लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। चौथा लिखो आप लोग आइसोमेट्रिक, आइसोकोरिक सॉरी आइसोबारिक, आइसोमेट्रिक भी होता है, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। यानी कि जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, उसमें अगर हम पीवी इक्वल टू एनआरटी की बात करते हैं ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी की जब बात की जाती है तो उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कितने प्रोसेस बन सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग हर प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे कि होता क्या है। आइसोथर्मल बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को। किसको बोलते हैं दोस्तों? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को। एडियाबैटिक बोलते हैं जहां पे आपका नो हीट ट्रांसफर, नो हीट फ्लो, यानी इसमें क्या होता है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसमें क्या हो गया आपका नो हीट फ्लो, नो हीट फ्लो, यानी कि Q इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, आइसोकोरिक में क्या होता है आपका, देखो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल, और हम लोग बार में भी नापते हैं, इसलिए कभी भी प्रेशर आ जाना तो प्रेशर क्या आता है ना, बार। आइसोबारिक का मतलब क्या हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। बार मतलब बार यूनिट होती है किसकी? प्रेशर की, इसलिए हमेशा याद रखना आइसोबारिक क्या होता है इसका? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक क्या हो गया आपका? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, इसमें क्या हो जाएगा? प्रेशर कांस्टेंट। ओके, देख लिया। तो यहीं पे हम लोग क्लास को फिनिश करते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। फिर कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग इसके आगे थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स बचा है, खत्म करेंगे, और फिर हम लोग इसके थर्मोडायनेमिक्स के जो भी आपके एमसीक्यू आए हुए उस सारे एमसीक्यू को हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का सवाल भी लिख लेते हैं पहले हम लोग। सवाल है, जैसा आपको पता है डेली एमसीक्यू चैलेंज होता है आपका, ठीक है। तो डेली एमसीक्यू में क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग पहले। आज का जो आपका डेली एमसीक्यू चैलेंज है, आज के जो पढ़ाया है उसी के ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस which statement is true, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका
पहला है आपका पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, तीसरा पी इक्वल टू कांस्टेंट, चौथा पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। हीट फ्लो, नो हीट फ्लो, हीट फ्लो, नो हीट फ्लो। ठीक है, तो ये आज का आपका एमसीक्यू चैलेंज है। ठीक है, आज का आपका एमसीक्यू है, आपको बताना है जिसमें कौन सा सवाल सही है। तो आप लोगों से फिर से जैसे आप लोग करते हैं हमेशा की तरह कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं फिर से हम लोग, आप लोग जरूर जवाब दीजिए। डेफिनेटली आई विल टेल यू द नेम हु गिव द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग कल फिर। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।